नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का रण अब सज चुका है क्योंकि उम्मीदवार मैदान में दिखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेजेपी के भी सभी 10 उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के और गठबंधन के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरुग्राम पे पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभी कुछ पीछे हैं, मतलब धीरे धीरे सूची सामने आ रही है। इस बीच बहुत कुछ घट रहा है हरियाणा में। कहीं महापंचायत बुलाई जा रही है, कहीं कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है, अपनी पीड़ा जो है उसे शब्दों में घुमाकर पेश किया जा रहा है। कहीं पर इंतजार है, कहीं पर अपील हो रही है कि जल्दी उम्मीदवार का ऐलान कीजिए, दिन कम बचे हैं। बहुत कुछ हरियाणा में घट रहा है। उन तमाम चीजों को समझेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के रण में हरियाणा का सियासी अखाड़ा सज चुका है। कांग्रेस और आप गठबंधन ने 9 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद अंतर्कलह भी सामने आ गई। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे करण दलाल ने पार्टी नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा दिया। आज पार्टी खतरे में है क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं। तो वहीं अब तक गुड़गांव लोकसभा सीट को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अब तक किसी को भी गुड़गांव से उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जिसे लेकर रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को कम समय का हवाला देते हुए जल्द ही गुड़गांव सीट से नाम का ऐलान करने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी बिसात बिछ चुकी है। किसकी कितनी तैयारी है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल हरियाणा के सियासी अखाड़े में गुड़गांव सीट पर फंसे पेच को कांग्रेस कैसे पार कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमेशा की तरह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से और कृष्ण बेदी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने सुना होगा अभी दलाल साहब क्या कुछ कह रहे थे, वो एक टिप्पणी अपनी जगह है। जब आपने अच्छों को नाराज करने का रिस्क उठा लिया इस सूची के बाद, तो गुरुग्राम में पेच कहां फंसा हुआ है, क्योंकि उस सीट के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वरुण जी, आपको मेरे साथियों को नमस्कार जी। गुड़गांव में कोई पेच नहीं है। गुड़गांव में भी फैसला हो चुका है। करनाल विधानसभा की सीट की घोषणा के साथ ही शायद आज या कल गुड़गांव की भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि दोनों चुनावों की घोषणा हम एक साथ करना चाहते हैं, इसलिए वो 1-2 दिन की देरी हो रही है। कल जो विधानसभा के उम्मीदवार थे उनसे व्यापक चर्चा दिल्ली बुलाकर कर ली गई है जी, और हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक गुड़गांव की सीट की भी घोषणा हो जाएगी। नाराजगी एक का दुक्का रहती है, जिसको हम पहले भी कहते थे। मैंने आपसे कहा था कि जिसकी टिकट कटेगी उसको दुख तो होगा ही। अब मुझे तो करण दलाल की बात पर यह आश्चर्य होता है कि ये कितने स्वार्थी लोग हैं और कितने निजी हित की सोचते हैं। कल तक ये महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते थे और फरीदाबाद में एक साथ रहते थे और एक साथ फरीदाबाद की राजनीति करते थे। ये आप विभिन्न वीडियो में देख लो, इनके कार्यक्रमों में देख लो, और दोनों ही उम्मीदवार थे। अब उनको टिकट नहीं मिलकर इनको टिकट मिल गई, तो इसलिए कह रहे हैं कि वे बीजेपी से मिले हुए हैं। अर्थात आप भी बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? कोई बात कहने से पहले उसमें कुछ तो तथ्य तो हो। आप नाराज हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, पर आप असत्य बोल रहे हैं। आपके बेटे को उत्तर प्रदेश से टिकट दी, वो हार गया तो ठीक। आपको लगातार 2 बार विधानसभा से टिकट दी, आप हार गए, हम क्या करें? क्या हर बार आपके परिवार को टिकट देते रहे? ये कौन सी बात हुई कि आपको टिकट देते कांग्रेस बहुत अच्छी है और आपको टिकट ना दे तो कांग्रेस बहुत बुरी है? तो ये मानसिकता के लोग हैं। अब उसका तो मैं क्या कह सकता हूं। विद्रोही जी, आप बड़ी साफ गोई से बात रख देते हैं, बड़ी स्पष्टता से बात रख देते हैं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं आपसे,
जब इस तरह की महापंचायत और इस तरह के वक्तव्य आते हैं तो क्या चुनावी अभियान पर कोई असर पड़ता है या कोई नुकसान की आशंका दिखती है? देखिए, आशंका जब होती है जब उस व्यक्ति का बहुत बड़ा जनाधार हो और जिस वर्ग में वो नेता है, जिस वर्ग के बल पर उस वर्ग के नेता उसके कहने से वोट देने को तैयार हो। वो जाट समुदाय से हैं और हरियाणा का एक जाट समुदाय का व्यक्ति भाजपा को सत्ता से उखाड़ना फेंकना चाहता है, जो किसान है। तो करण सिंह दलाल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उसका बहुत माइन्यूट असर पड़ेगा। हो सकता है कि 1500 वोट जो उनकी निजी है, क्योंकि हर एक नेता की निजी वोट भी होती है, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता। अधिकतम वो कांग्रेस को 5 से 10,000 वोटों का नुकसान कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और इतना नुकसान होता है हर दल के अंदर और वो भरपाई हो जाती है। हमसे ज्यादा नाराजगी भाजपा में है। आपने उनकी पंचायत का जिक्र किया, अपने साथियों को पता नहीं मालूम है या नहीं है, किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया है। विपिन गोयल की और कृष्णपाल गुर्जर की जो लड़ाई हुई थी, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है जातिगत, उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया। अब ये एक दुर्भाग्य है कि हमारी छोटी सी बात का भी संज्ञान ले लिया जाता है और भाग्य बाइट दी जा रही है ना। नहीं, तो उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है। मैं कह रहा हूं, मैंने वीडियो वायरल ही कहा है सर। मैंने कहा है कि हमारे नेता ने बाइट दी, मैं इनकार कहां कर रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ दी है। और मैं तो ये कहा कि उनका अगर ऐसा हमारा वीडियो भी वायरल हो जाए तो उसकी भी चर्चा हो जाती है। और बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है, खुलेआम हुई है झगड़ा, उसकी कोई चर्चा तक नहीं होती। मैं ये कहना, मेरे की इस बात का यहाँ उठाने का अर्थ ये है कि हमसे ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है। ठीक है, कृष्ण बेदी साहब जुड़ गए हैं। मैं लास्ट बात कहूंगा सर, लास्ट बात। हमारे ही पड़ोस का गुड़गांव है, यहां तो मैं एक भाजपा कार्यकर्ता को जानता हूं, कितनी भारी गुटबाजी है मैं जानता हूं। किरण चौधरी के लिए कहा गया था, वीरेंद्र सिंह के लिए कहा गया था, भाई टिकट कट जाएगी तो तूफान आ जाएगा, बिखराव आ जाएगा। भाई कहीं तूफान आया नहीं, कहीं बिखराव आया नहीं। उन्होंने शालीनता से नेतृत्व की बात स्वीकार कर ली। ठीक है कृष्ण बेदी साहब, भाई ये कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद जो छोटी मोटी टीका टिप्पणियां हुई हैं, बड़ी मामूली सी है, कोई पत्ता भी नहीं हिला। आप लोग कह रहे थे तूफान आ जाएगा। दूसरा, जो विद्रोही जी है वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा गुटबाजी तो आपके यहां पर है। जनता टीवी के सभी दर्शकों का और सभी साथी जो जुड़े हैं, मैं उन सभी का अपनी ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी को, हम सबको आपने चैनल पे जोड़ा, आपको धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं वीरेंद्र प्रकाश जी को सुन रहा था। अब प्रवक्ता के नाते इनकी जिम्मेवारी बनती है इतनी बातें तो कहने की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये 10-15 हजार वोट गए करण दलाल की जाए, कल को उसको मना लेंगे तो फिर कहेंगे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े जनाधार के नेता हैं। अब इनको आज जनाधार नहीं दिख रहा, 20 साल से इनके साथ थे, तब तक तो वो बहुत बड़े नेता थे। आज इसमें थोड़ी सी बात की है, इन लोगों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा से मिले हुए लोग हैं उनको टिकट दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने चैलेंज किया, उदय भान के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं। अरे भाई, आप लोग उसको 4-4, 5-5 बार विधायक बनाते हो, जब मौका मिलता है तो आप उसको सरकार में शामिल करते हो, और आज कहते हो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो, ये आपकी सिरदर्दी, हमें इससे क्या लेना। परंतु कांग्रेस की जिद्दों में दाल हमेशा से बढ़ती आई है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व की बात हो, चाहे आपके जिला स्तर की बात हो, चाहे आपके हल्का स्तर की बात हो, हर जगह आपकी यही स्थिति है। और वीरेंद्र प्रकाश जी, जिस गलतफहमी में आप लोग जी रहे हो, मैं तो कहता हूँ अभी तो वीरेंद्र सिंह जी का गुस्सा फूटने वाला है। अभी तो किरण चौधरी का बयानबाजी शुरू हो गया। अभी मैं ब्रेकिंग देख रहा था कि वीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि मेरा बेटा तो आने वाला मुख्यमंत्री की रेस में आ गया है, और जिन लोगों ने मेरे बेटे की टिकट कटाई है, अपने बेटे को टिकट दिलाई, उन सभी को मैं नंगा करूंगा। ये अभी देखना तो शुरुआत हुई अभी तो। आप इसी प्रकार से कल शैलजा जी का सरसा के अंदर, डबवाड़ी के अंदर रोड शो था,
उसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि मुंह दिखाई के लिए डॉक्टर केवी सिंह और उनके बेटे जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, वो सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आए हैं। डबवाली के अंदर 100 से ज्यादा संख्या नहीं थी, क्योंकि वो हुड्डा जी के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो अमित त्याग जी का तो स्थिति ये थी, कल को जाएंगे वो मतलब कलामाड़ी में, तो आप वहां पर जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, क्या नाम उनका, वो अलग से इस प्रकार का हुड्डा जी का रोल दिखाएंगे। जब जाएंगे उड़सिया में तो जर्नैल सिंह जी पूरा विधायक है जो, वो अलग तरह का रोल दिखाएंगे। और जब जाएंगे वो इसमें टोहाना में, और जब जाएंगे वो फतेहाबाद में, वहां पर भी वो अलग तरीके के रोल दिखाएंगे, चाहे चौधरी सरदार परमवीर सिंह है और चाहे पिछली सरकार के अंदर हुड्डा जी की सरकार के अंदर जो हमारे वहां पर सीपीसी रहे, वो अपना रोल दिखाएंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति है। और रही बात जिस लोकसभा से मैं आता हूँ कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। आज कोई भी कांग्रेस का नेता उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कह रहे हैं यदि आज हमने कांग्रेस के प्रत्याशी की बजाय यदि आम आदमी के वोट दे दी तो कल को हमारा जनाधार खत्म हो जाएगा। ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, परंतु कहीं कोई जनाधार वाली बात है नहीं है। चुनाव केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस कहीं सीरियस नहीं है। कल करनाल का जो कैंडिडेट है उसके बारे में यही बात थी। धर्म सिंह चौकर की मुंह दिखाने के लिए वहां पे आया और ठीक है बेदी साहब, मैं आता हूँ राउंड 2 में आपके पास। आपने विस्तार से अपनी बात रख दी है। ओंकार सिंह जी, करण दलाल का एक स्टेटमेंट है कि लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बयान आए हैं। विद्रोही जी ने कहा है कि कोई पत्ता भी नहीं हिला हमारे यहाँ, हमारे सब ठीक है। वरुण जी देखिए, ये तो वैसे तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जब बात तो आंतरिक मामला कर दिया था, तब भी ये कहते हैं बड़ी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। ठीक है बेदी साहब, आऊंगा आपके पास। बेदी जी आऊंगा आपके पास। बेदी साहब आऊंगा, दोबारा आऊंगा ना आपके पास। हाँ जी, बोलिए ओंकार जी। वरुण जी मेरी बेनती है, देखो सारे प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे हैं, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी टर्न पे बोले, अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए साहब, आप बोलिए। देखिए वैसे तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जब बात प्रदेश के हित की आती है तो आंतरिक मामला नहीं रह जाता, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है हरियाणा में भी और देश में भी। आज जो हम बीजेपी के डंडे बार बार सह रहे हैं, तो जनता बार बार बीजेपी की दुख प्रताड़ना सह रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में एकजुट ना होना, ये मुख्य कारण है। और ठीक है, टिकट बांटना इनका अपना काम है, इनकी पार्टी जो मर्जी जिसको मर्जी टिकट दे। जहां तक हम अपनी बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल एक अच्छे आधार के साथ 2019 में जो हमें नुकसान हुआ था, जो जेजेपी ने हमारे कार्यकर्ता ले गए थे, वो कार्यकर्ता आज हमारे पास वापिस आ चुके हैं। सबसे कम उम्मीदवार आप ही ने उतारे अभी तक। जी, सबसे कम उम्मीदवार आपने उतारे हैं। जेजेपी ने भी सारे उतार दिए, बीजेपी ने भी, और कांग्रेस के भी लगभग हो गए। कोई बात नहीं, हमारे भी जो रह गए हैं वो आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जेजेपी में जो हमारे कार्यकर्ता जो बहकावे में चले गए थे, वो कार्यकर्ता वापस आ गए। हाँ, कुछ नेता जरूर कांग्रेस और बीजेपी में चले जाएंगे जेजेपी के, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट होकर वापिस मेले में आ गए, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा वाले लोग वो कहीं कांग्रेस में या कहीं बीजेपी में नहीं रह सकते। ये लोग तो राजनीति को व्यवसाय बना के बैठ गए, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। इन्होंने सत्ता की दलाली करनी है, सत्ता को लाभ का साधन बना लिया। लेकिन हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, किसान कमेरे की पार्टी है और हमेशा किसान कमेरे की आवाज उठाते आए हैं। देखिए, एकमात्र सीट थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, वो भी इन्होंने किसानों के हित में कुर्बान की और फिर जीते। इससे स्पष्ट है कि 4225 एमएलए है टोटल भारत में, सिर्फ एकमात्र एमएलए ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। और आज अगर हमारी पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी और दोबारा से एमपी के चुनाव में बहुत अच्छी सीटें लेगी, तो सिर्फ और सिर्फ किसान के दम पर लेगी। और आज हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है नरेश भाई, आप तो गठबंधन के साथी हैं। ये जो कांग्रेस में जो है अभी बयानबाजी हो रही है, इंटरनल मैटर है लेकिन हो पब्लिक डोमेन में रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। जी वरुण भाई नमस्कार जी।
सभी को नमस्कार है। और अभी आप बात कर रहे थे गठबंधन की। पहली बात तो गठबंधन के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीत भी रहा है। और अब आपको एक चीज बताता हूं कि गठबंधन तो श्री राम ने भी किया था। जो बीजेपी श्री राम के नाम पे वोट लेती है, आपको पता है कि श्री राम ने सुग्रीव के साथ गठबंधन किया था, वानर सेना को साथ लेके चले थे। और जो भाजपा आज रावण बनी बैठी है, जो जनता के लिए जो सिर्फ काम के नाम पे वोट नहीं मांग रही, सिर्फ श्री राम के और किसी मुद्दों के ऊपर, जबकि बेरोजगारी के ऊपर बोलना चाहिए था। रोजगार देना है इस देश को। नहीं, उसी के ऊपर भी आऊंगा मैं आपको। वो बात जो करण दलाल जी की बात हो रही है ना, वो भी आऊंगा। अभी पहले मुद्दे की बात कर ले हम, जो आज चल रहा है। और कुरुक्षेत्र जहां से हमारे माननीय सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वहां से भी गठबंधन हुआ था पूर्व में। श्री कृष्ण जी का गठबंधन पांडवों के साथ हुआ था। तो अब आ जाते हैं कि ये कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कि जो है साथ में नहीं चल रहे। अरे हम तो साथ में चल रहे हैं। आप जिसके साथ चल रहे थे, आपने तो उसका साथ छोड़ दिया। जो एक जिनकी शादी होती है साथ में, वो शादी को नहीं निभा पाए। आपके साथ जो गठबंधन था उसको नहीं निभा पाए। तो ये चीजें तो आप खुद देखिए कि आप अपना गठबंधन तो निभा नहीं पाए और दूसरे गठबंधन पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अब मैं करण दलाल जी की बात करता हूं। करण दलाल जी को, जबकि इन्हें पार्टी ने हर समय सम्मान दिया, और करण दलाल जी एक हैं बड़े नेता है, मैं मानता हूं, लेकिन महेंद्र प्रताप जी उनसे बड़ा कद रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सुलझ और बहुत समझदारी से डिसीजन लिया। और आपको बता दूं, मैं महेंद्र प्रताप जी से बहुत पुराना रिलेशन है, उनके बेटे से भी मेरे वो है। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने चुनाव से खुद ही बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और खुद, क्योंकि एक एज भी फैक्टर होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन फिर भी पार्टी ने सारे समीकरण देखी, और पार्टी ने समीकरण देखने के बाद एक जीते हुए कैंडिडेट को, पहले से ही बता रहा हूं मैं, जीते हुए कैंडिडेट को उतारा। कृष्णपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी की हवा खराब है। उनके जब से नाम डिक्लेयर हुआ है, पूरे फरीदाबाद के अंदर, लोकसभा के अंदर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही। मैं जितने भी मीडिया के साथी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के साथी देख रहा हूँ, हर जगह। और जबकि करण दलाल जी बिल्कुल सही है, मैं बताता हूँ कि हमारे भाई जो विद्रोही भाई कह रहे कि करण दलाल जी और साथ रहते थे, बिल्कुल साथ रहते थे हर जगह। किसी शोक सभा में जाना है साथ जाना है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है साथ जाते थे, साथ बैठते हैं। लेकिन आज ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है आज, इंडिया गठबंधन की लड़ाई इस भाजपा से लड़ाई है। और उस भाजपा से लड़ाई के लिए माननीय मैं महेंद्र प्रताप जी को भी और इनको भी, महेंद्र प्रताप जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे लोकसभा के अंदर करण दलाल जी का साथ। क्योंकि देखिए, इसी क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं। और मेरे को पता है कि मैं आज से बता देता हूं कि 2014 में जब करण दलाल जी चुनाव जीते थे, तो मैं माननीय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठा था। और क्योंकि हमारे पारिवारिक रिलेशन भी है, मैं बता देता हूं, तो उन्होंने खुद बताया था कि उनको जो है दलित वोट सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने दिलवाए थे। और जब वो 2014 में चुनाव जीते थे। चलिए, यही सिचुएशन, ये विषय कहीं और जा रहा है ना, मैं आता हूं, फिर मैं आपके पास फिर लौटूंगा ना। मेरे को आपका एक पॉइंट जानना था। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। विद्रोही जी, चिरंजीव राव ने कल एक ट्वीट किया था कि 25 दिन रह गए हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया कि 24 दिन रह गए हैं। आप तो कह रहे हैं खैर 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो ही जाएगी, लेकिन एक विषय तो है जो बना हुआ है, चर्चा में तो है कि भाई गुरुग्राम में आखिर ऐसा हो क्या गया। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले 1 सेकंड करण दलाल पर फिर आऊंगा। आइए जी, आइए। उसका कारण है, मैं बड़ी स्पष्ट बात करने का आदी हूं। कौन है करण दलाल? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डायरेक्ट रिश्तेदार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भतीजी करण दलाल के बेटे को ब्याही है। 24 घंटे उनके साथ रहते थे, उदय भान और करण दलाल के साथ। अगर हरियाणा से कई बार हवाई जहाज में जाते तो उनके साथ जाते थे। तो किस पर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी से मिले हुए थे, अपने ही रिश्तेदार पर, उसी व्यक्ति पर जिसके साथ वो राजनीति करते थे। तो इससे बड़ी अनैतिकता और क्या होगी कि जिस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे रहो, 24 घंटे जिसके साथ राजनीति करो, और आपकी निजी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो बीजेपी से मिलने का आरोप लगा दो। ये तो बहुत ही अनैतिकता है। अब आइए आप गुड़गांव की देखिए। मैं भाई चिरंजीव राव के ट्वीट का भी स्वागत करता हूं। वो ठीक कह रहे हैं कि जल्दी घोषणा हो, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुड़गांव में स्थिति पैदा किसने की? स्वयं कैप्टन अजय यादव ने। वो चुनाव लड़ रहे थे, 400 गांव में प्रचार कर चुके थे। अचानक पता नहीं उनके मन में क्या आया, बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
फिर कहा मैं टिकट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। आपके यहां भी डिबेट हुई जिसमें मैंने कहा था जी, जब वो चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्हें क्या आवश्यकता थी ये बात कहने की मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब वो चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पार्टी स्वाभाविक है दूसरे विकल्प तलाशेगी, और जब पार्टी दूसरे विकल्प तलाशने लगी, प्रभारी की कार्यशैली से नाराज थे ना? नहीं, जो भी था साहब, प्रभावी से कार्यशैली साहब नाराज है मान लिया, पर आप ये क्यों कह रहे हो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? अपनी बात कहते मजबूती से। उनके टिकट में कहा झगड़ा था, और जब पार्टी ने नए विकल्प तलाशे और नए विकल्प पे तलाश हुई तो स्वाभाविक है कि उन नए विकल्पों की तलाश में ये सर्वे वगैरह हुए, इसमें देर लग गई। उसको मुद्दे को सुलझाने में भी समय लगेगा। अगर आपका एक उम्मीदवार की आप 100% टिकट पक्की थी, मैं कह रहा हूं कैप्टन अजय यादव की टिकट में 1% भी झगड़ा नहीं था। जो विवाद पैदा हो रहा है, जो देर हुई है, उसके लिए स्वयं कैप्टन साहब का बयानबाजी जिम्मेदार है। अब उसको समेटने में टाइम तो लगेगा। आपने एक उम्मीदवार ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपने दूसरा तैयार किया, तो दूसरे को समझाने में, दूसरे की प्लस एंड माइनस पॉइंट देखने में समय लगेगा। वो भी सुलझा लिया। अब क्योंकि मैंने बताया करनाल का भी विधानसभा चुनाव की भी हमने घोषणा करनी है, तो एक साथ कर देंगे, आज कल में हो जाएगी। और कैप्टन साहब को अगर देर भी होगी तो कौन सी देर होगी, वो चुनाव लड़ चुके हैं, वर्कर तैयार हैं, उनको सारा ढांचा उनके साथ है, कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या होगी तो नए उम्मीदवार को तो हो सकती है, कैप्टन साहब को क्या समस्या होनी है। इसलिए चिंता ना करें, आजकल में घोषणा हो जाएगी। जिसको भी पार्टी अपने सर्वे के बाद उचित समझेगी, मजबूत समझेगी, सोच समझकर उसको टिकट देगी, और सारे पार्टी के नेता उसके साथ जुटकर मजबूती से चुनाव जीतेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और गुड़गांव में तो स्थितियां हमारे बहुत अनुकूल है। जितना अब भाई कृष्ण बेदी जी कह रहे थे, मैं खत्म कर देता हूं। भाई कृष्ण बेदी जी कह रहे हैं हमारे नेता तो मुंह दिखाने जा रहे हैं। अरे आपके नेता तो मुंह दिखाने भी नहीं जा रहे। मुझे आश्चर्य होता है, कृष्ण बेदी जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कि सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भाई कांग्रेस का नेता जाए तो मुंह दिखाने, ये फिर इनको पता चल गया वो मुंह दिखाने जा रहा है। और इनके नेता रूस से बैठे हैं, उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर जा रहे हैं, ईडी सीबीआई का दबाव डाल रहे हैं, वो ईमानदारी जा रहे हैं। अगर सच पूछो तो बेमन से दिन के नेता जा रहे हैं कि कहीं द्वार पर ईडी सीबीआई ना जाए। ठीक है जी, आपके नेता रूसे में मुख्यमंत्री मनाने जा रहे हैं। बेदी साहब, आप सवाल कांग्रेस पे उठा रहे हैं। जी बेदी जी, बेदी साहब आवाज आ रही है आपको? ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कही कि करण दलाल जी अपने सिंधी पे सवाल उठा करण दलाल जी अपने सिंधी पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं ये बताता हूं, उन्होंने केवल भूपेंद्र हुड्डा पे सवाल नहीं उठाए, उन्होंने इनकी पार्टी पूजा खान का भी उंगली उठाने का काम किया। बेदी साहब के नेटवर्क में कुछ इशू है भाई। हाँ बोलिए बेदी साहब। सुन नहीं रहा, बेदी साहब की बात सुन नहीं रहे, और ये पूजा खान पर सवाल ही उठाने की, बोलिए कृष्ण बेदी जी, बोलिए, आवाज आ रही है। तो सवाल उठाने की बात छोड़ दीजिए। कनेक्शन ठीक करवाइए वरुण जी उनका। उदय भारती जो इनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको भी लपेटे में लिया और केंद्रीय नेतृत्व को चलिए एक बार कोशिश करते हैं बेदी साहब दोबारा कनेक्ट हो जाए तो उनके पास जल्दी से लौटते हैं भाई। उनका ऑडियो जो भी है वो तुरंत ठीक करवाइए, उनके पास लौटते हैं और फिर उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओंकार सिंह जी, अब विद्रोही जी तो बड़ी साफगोई से बात कर देते हैं, वो तो लाग लपेट करते नहीं। उन्होंने तो बता दिया कि अनैतिक काम कर रहे हैं इस टाइम दलाल साहब जो कर रहे हैं। उनको गुड़गांव में भी लग रहा है कि जो भी रायता फैला
वो इसलिए नहीं समेटने में आया कि कैप्टन साहब खुद ही उनकी बयानबाजी जारी थी। तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत तो है छोटी मोटी जो बनी हुई है। और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज एक राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, स्वार्थ की राजनीति बहुत हैवी हो चुकी है, लोलुपता की राजनीति बहुत हैवी हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेस में गुटबाजी तो शुरू से है। आज मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो बीजेपी जितनी तरह से, जितनी प्रकार से जनता को दबा रही है, जनता को तंग परेशान कर रही है, लूट रही है, वो ना कर पाती। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। 31 एमएलए होने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपना एमपी नहीं जिता पाई, राज्यसभा का एमपी नहीं जिता पाई। कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से रही है और इसी गुटबाजी का शिकार अब भी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एमपी के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे वो भी इस गुटबाजी के भेद चढ़े होंगे। मैं लौटता हूं आपके पास। बेदी साहब जुड़ गए। बेदी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है जी, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का ये आज का इतिहास नहीं है। कांग्रेस का तो ये बड़ा पुराना इतिहास है। जब जब चुनाव आएगा, जब जब संगठन बनेगा, ये इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि इनका इसमें जितने भी सीनियर नेता है, चाहे कैप्टन अजय सिंह जी है, चाहे किरण चौधरी है, चाहे वीरेंद्र सिंह है, चाहे रणदीप सुरजेवाला है, ये तो सभी को कहते हैं 10,000 वोट। केवल भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई कांग्रेस नहीं है यहाँ पे। और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जिस प्रकार के उसके निजी व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं और ओंकार सिंह जी 2 समय दे रहे हैं। नहीं, आपको दोष नहीं दे रहे वो। जब ये कहते हैं कि बीजेपी तो अत्याचार कर रही है, अरे अत्याचार तो कांग्रेस ने किए। यही ओंकार सिंह जी कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला जी को जेल में डाल दिया, अजय सिंह को जेल में डाल दिया। आज ओंकार जी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कभी हमें ईडी का डर दिखाते हैं। जब आपके नेताओं को धक्के से जेल में ठूस रहे थे ये, तब आपकी जबान कहां गई थी? आज बीजेपी को नजर आती है। ठीक है, ठीक है। एक हाँ जी, मैं बात करना चाहता हूँ। वही बात आपकी, आप ओंकार जी गलतफहमी का शिकार है। क्या गलतफहमी का शिकार है? वो ये गलतफहमी का शिकार है कि इन एमएलए की तो बहुत बड़ी हवा चल रही है। अरे भाई, आप लोगों को 3 में 13 में कोई गिनती वाला है ही नहीं है। आपके पास कोई कार्यकर्ता आने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। गलतफहमी में जी रहे आप लोग। ठीक है, हाँ जी। इतनी गलतफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। ओंकार जी, 13 में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता बताती है कौन 3 में है, कौन 13 में है। 2009 में जो है मेरे प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं ना, इनकी पार्टी की मात्र 2 सीट थी। 2 विधानसभा में 2 सीट थी 2009 में। ये 3 में नीचे, 13 में नीचे, ये जनता तय करती है। आज बीजेपी का जिस तरह से गाँव में विरोध हो रहा है, इस तरह से सारे गाँव वाले इनके पीछे लट लेके पड़े हुए हैं। ये वापिस 2 सीट पर आने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, इनको अपनी पता लग जाएगा परिस्थिति क्या है। आज हमारे को कह रहे हैं गलतफहमी है। अरे भी हमें गलतफहमी अच्छी है। हम कम से कम अपने साथियों के साथ तो चल रहे हैं। हमने कोई किसी को दगा तुम दिया। हमारी पार्टी आज मजबूत है, मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। आप हमारी चिंता छोड़िए, अपने विप साहब का ध्यान रखिए, जिनको बार बार कहना पड़ रहा है कि मैं 6 बार का विधायक, मैं 6 बार का विधायक। आपकी पार्टी में जितनी गुटबाजी है वो दूसरी बात है कि अभी डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन आपकी पार्टी सत्ता विमुख होगी ना, उस दिन देखना आपके कितने नेता आपके खिलाफ बोलेंगे। आज भी सब अपना बार बार दर्द बताते हैं और एक ही बात कहते हैं, मैं 6 बार का विधायक, मैं 6 बार का विधायक, मैं सबसे सीनियर। आप अपनी गुटबाजी भी तो देखिए कहां जा रही है। ठीक, ठीक है। नरेश भाई की बारी है, रुके। जो आपका परिवार भागा फिर रहा है, रुड़ता फिर रहा है।
आप हमारी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? आप अपने परिवार की चिंता कर लो। अच्छा, इसे 1-to-1 ना बनाए एक परिवार की दूसरे चिंता कर रहे हो। से, इसे 1-to-1 ना बनाए एक दूसरे से। नरेश भाई, मुझे अब एक बात बताएं आप कि ये तो देखिए, ये तो विद्रोही जी मान रहे हैं, ओंकार जी मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस में ये कुछ नेता जो है ये दिक्कत दे रहे हैं। इन दिक्कत के बावजूद आपको लग रहा है कि जो गठबंधन है वो अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है? बिल्कुल वरुण भाई, गठबंधन पहले भी मजबूती के साथ काम कर रहा था और अब भी आगे ही मजबूती के साथ काम करेगा। और जैसा बताया मैंने कि 10 की 10 लोकसभा सीटों के बाद मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं, परसों ही हमने भी जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने खुद माना कि आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और इनका संगठन तो बन चुका है ऑलरेडी और एक मजबूती से काम कर रहा है। तो हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स ने जो बोला हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब एक और बात पे आते हैं कि आज एक आरटीआई का जवाब है, फिर आप कहेंगे कि दूसरे मुद्दे के, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा, जो हमारी पार्टी गिनी जाती है जिसके लिए आज आरटीआई से हमने जब जवाब पता किया तो हमारे हरियाणा के अंदर 684 स्कूल्स जो है आपको पता है शिक्षा के मुद्दे पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है 2014 से? वो बिल्कुल मालूम है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो बता देता हूं मैं आपको, उसकी टिप्पणी क्या थी कि केजरीवाल जी अंदर है और बुक्स नहीं मिल रही हैं, उसके लिए उसके मुद्दे के लिए बात करेंगे। केजरीवाल जी के लिए अगर साइन करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो फॉलो करेंगे उसके रूल के लिए तो हम व्यवस्थित तरीके से उसके लिए काम करेंगे। वो क्या है कि विषय पर है तो बेहतर है ना नरेश भाई, इसलिए नहीं, सुनिए बता रहा हूं मैं कि 684 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। अब विषय के ऊपर बात करते हैं कि अभी जो जिस लोकसभा की बात कर रहे थे 2014 से पहले, आपको बताऊं पलवल के लिए जहां करणदलाल की सीट की बात कर रहे थे कि 2500 वोट आई थी बीजेपी को, आप जरा क्रॉस चेक कर लीजिए उनकी वोट कितनी आती थी। और एक और मुद्दा, लोकसभा की बात करते हैं। अब लोकसभा की बात के लिए अभी 3 दिन पहले पता चला कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर अमोलिक ग्रुप केंद्रीय मंत्री जी का कहा जाता है पूरे फरीदाबाद में। और 2014 के अंदर जो 2014 के अंदर वो जीत के आए थे, 2015 के अंदर उन्होंने अमोलिक ग्रुप बनाया। और कल एक बहुत बड़ी 3 दिन पहले आप भी तो पहले जेजेपी के गुणगान करते थे, गठबंधन जो गठबंधन था, जो शराब पी गए, सारा घोटाला कर गए, सारे का सारा हरियाणा के अंदर 400 करोड़ रुपए घोटाला लोकसभा के अंदर फरीदाबाद के अंदर कर गए, उसके ऊपर तो कोई बोल नहीं पाते हैं। आपके अंदर जिसके अंदर कल ही एक बड़ी सभा के अंदर कांग्रेस के विधायक ने बोला कि जो है फ्लाइट से ट्रेन से लोगों को घुमाया गया, जिन्होंने 400 करोड़ हरियाणा के अंदर बोला गया शराब घोटाले के सबसे बड़े माफिया आपका नेता जेल में पड़ा, आपका शिक्षा मंत्री आपका मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के अंदर आप तो तंत्र को नरेश भाई आप नरेश भाई रुक जाइए प्लीज, रुकिए बेदी साहब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। विद्रोही जी की बारी है। विद्रोही जी आपने पिछली बार, एक मिनट नरेश भाई प्लीज, सारी लीडरशिप रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। विद्रोही जी मैं आ जाऊंगा ना, फिर आऊंगा आपके पास। मंत्री का जेल में, विद्रोही जी इनके विधायक जेल में। बेदी जी प्लीज रुके। आपने पिछली बार डिबेट में बड़ी अच्छी जानकारी दी थी कि रायता हमने समेट लिया और उसके बाद सूची आ गई थी। अभी आपने बताया कि गुरुग्राम में समेटने में समय लग रहा है, तो गुड़गांव का सिमट गया है या अभी थोड़ा सा बाकी है? सर मैंने कहा सिमट चुका है। अच्छा, वो करनाल के साथ अभी तो वो इकट्ठा करेंगे, इतनी ही बात है। और एक बात मैं वरुण जी आपको बताऊं, मैं ना किसी नेता को छोटा बता रहा, ना मैं किसी का धनाधार कम कर रहा। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में नेता की अहमियत अलग तरह की होती है और लोकसभा के चुनाव में अलग तरह के मुद्दे होते हैं। और ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, जनता का चुनाव है, किसान मजदूरों का चुनाव है और सीधे सीधे दो पारे हैं। सारा देश जानता है कि भाई 2 ही जगह लड़ाई है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन और मोदी भाजपा एनडीए गठबंधन। और इसलिए डायरेक्ट वोट इन्हीं लोगों को दे रहे हैं और बाकी छोटी मोटी बहुत थोड़ी मोड़ी वोटें दूसरों को मिल रही है। तो ये उसी संदर्भ में मैंने दलाल के लिए कहा है
सीधी लड़ाई कांग्रेस की और ये भाजपा की हरियाणा में है, और आप पार्टी हमारे साथ कुरुक्षेत्र में है, वहां भी हमारी सीधी लड़ाई है। तो और जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, और जो किसान मजदूरों के साथ भाजपा ने विगत 10 सालों के अंदर व्यवहार किया, 7.5 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, उसके चलते आज भाजपा के नेता अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। ये कटु सत्य है। बेदी साहब, आप लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे क्या भाई? तो इसलिए हम जीत रहे हैं। ओंकार जी भी कह रहे थे, विद्रोही जी भी कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अब ये बेचारे क्या करें? संगठन इनके पास नहीं है, कैंडिडेट इनके पास नहीं है। अब ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, कभी जजपा से गठबंधन करने जाते हैं, कभी कांग्रेस से करने जाते हैं। आदमपुर चुनाव के बाद हुड्डा जी ने कह दिया कि यहाँ तो आम आदमी की औकात ही कुछ नहीं है। अब ओंकार सिंह जी के बात पे क्या जवाब दूं मैं? बेचारों का अपना ही मामला इनके पास है नहीं कोई। अभी तो रायता पर गुड़गांव की भाग फैलने की बात कह रहे हैं आप। अभी तो हिसार में फैलेगा, भिवानी में फैलेगा, सरसा में फैलेगा। अभी तो फरीदाबाद में चल गया काम। अभी आप देख रहे हैं करनाल में क्या होगा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी इकट्ठे होकर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे वोट मांगने नहीं जा रहे। आज परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। ठीक है, मतलब इनको अपने चुनाव की हालत इतनी खराब है, चिंता लग गई है। इन्हें अपना चुनाव छोड़ के दूसरे की चिंता लग गई कि कौन चुनाव में साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। कर रहा है। ये तो केवल आपने जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग परिवारवादी हैं, इन लोगों ने दादागिरी करी है, वो दुखी है। और इन लोगों ने चुनाव छोड़ के सिर्फ वो कैमरे लेके वहीं बैठे रहते हैं, टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं। ये लोगों को ये नहीं मालूम कि सिर्फ आप अपनी पार्टी सिर्फ कैमरे के ऊपर बैठे रहना है उन्हें। बेटी साहब, एक महीने और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले लो। एक महीने बाद ना आप हरियाणा में पाओगे और ना दिल्ली में पाओगे। जनता आपको सड़ी पार करने का मन बना चुकी है। कहाँ पाओगे? 4 जून को बताएंगे हम। तो आप चारों मेहमानों का वेद प्रकाश वरुण जी एक मिनट जी भाई, ये 4 पीढ़ियां चली गई कांग्रेस की। बीजेपी को कोसते यही कहते बीजेपी। सर हम नहीं कोसते, हम कोस रहे हैं। माफी चाह रहा हूं, समय बहुत हो गया। 75 साल से आप बोल रहे हैं। 405 होगी 405। ये सबसे बड़ा चुनाव है। सियासी अखाड़ा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप चारों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।